हो जौन रोग के दवाई न वैदा बताई तब जिहा के लब हो गईल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं झारखंड के कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों उन प्रश्नों की ओर। तो आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 1, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया 1365 मीटर, 1344 मीटर, 1378 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहन इसका सही जवाब होगा 1365 मीटर, है ना। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है, याद रखेंगे। अब मेरे प्यारे भाई बहनों इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर दी गई है। जैसे पहला पॉइंट कहता है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4478 फीट है ना। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितना है? 4478 फीट है। लेकिन अगर मीटर में आपसे पूछेगा तो मीटर कितना ऊंचाई है इसका? 1365 मीटर ऊंचाई है। किसकी? तो पारसनाथ पहाड़ी की। वही दूसरा पॉइंट, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये जो पहाड़ी है पारसनाथ की पहाड़ी, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है ना। तीसरा पॉइंट कहता है पारसनाथ पहाड़ी जैनियों के तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है ये जैनियों के तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है, याद रखेंगे। जैनियों के तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है कौन? पारसनाथ की पहाड़ी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, जिसके कारण ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल के रूप में क्या है? विख्यात है ना। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, है ना। पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। यह पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ था कब? 717 ईसा पूर्व में। 717 ईसा पूर्व में जो है ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना। यह पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये जो पार्श्वनाथ है ये पारसनाथ की पहाड़ी पर अंतिम तीर्थंकर थे जैनियों के जो निर्वाण प्राप्त किए थे। कहां पर? पारसनाथ की पहाड़ी पर। तो याद रखेंगे जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ, जिनको 717 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहां? पारसनाथ की पहाड़ी पर। ये जैनियों के अंतिम तीर्थंकर थे जिनको पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना। चलिए इतना बात तो समझ में आ गई ये पॉइंट। वहीं अगला पॉइंट कहता है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, है ना, जिनमें से 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगला पॉइंट कहता है यह पहाड़ जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है ना। जैन धर्मावलंबियों का यह प्रमुख स्थल है पारसनाथ की पहाड़ी। मेरे प्यारे भाई बहनों जैन धर्म के मक्का के नाम से भी जाना जाता है कौन? पारसनाथ की पहाड़ी। याद रखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नाम पड़ा है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा है। इस बात को भी ध्यान रखना है, बहुत ही भी आई है। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों सारे प्रश्नों को निचोड़ते हुए हम लोग चलेंगे, है ना।
सारे प्रश्नों को निचोड़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से है ना, निम्न में से झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? निम्न में से सबसे पढ़े लिखे लोग झारखंड के किस जिले में रहते हैं? पहला ऑप्शन कहता है रांची में, दूसरा ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम, तीसरा रामगढ़, चौथा बोकारो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड का सबसे साक्षर जिला जो है वो कौन है? रांची है। कौन? रांची, जहां पर लगभग 76.9% जो लोग हैं वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं हम लोग। तो कहता है झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों को याद करने का ट्रिक। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन है उसे याद करने का ये ट्रिक है ना। ट्रिक क्या भैया? ट्रिक है राधापुरा बोकारो धूम, है ना, राधापुरा बोकारो धूम। तो र से क्या जाएगा? रांची। झारखंड का सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन है? रांची है ना। उसके बाद रांची, उसके बाद हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों ध से हो जाएगा धनबाद, है ना, ध से क्या जाएगा? धनबाद। उसके बाद आपका हो जाएगा पू से हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ये भी झारखंड का साक्षर जिला है। र से क्या जाएगा भैया? रामगढ़, रामगढ़ भी झारखंड का साक्षर जिला है। और बोकारो से हो जाएगा बोकारो। तो झारखंड के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों को याद करने का ट्रिक है राधापुरा बोकारो धूम। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि झारखंड के किन किन जिलों में साक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मेरे प्यारे भाई बहनों चिंता नहीं करना है, ठीक है। झारखंड के पेपर से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कबीर के दोहे में, निम्न में से कबीर के दोहे में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न कहता है निम्न में से कबीर के दोहे में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है भैया? तो पहला ऑप्शन है झारखंड के नाम से जाना जाता है, किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, खोखरा के नाम से जाना जाता है। तो कबीर के दोहे में झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता है ना। कबीर के दोहे में झारखंड को जो है वो झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग किकट प्रदेश, तो झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया किसमें? ऋग्वेद में कहा गया है ना। ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें झारखंड का जो नाम है वो किकट प्रदेश के नाम से चर्चित है। वही व्रात्य प्रदेश किसको कहा गया है? तो व्रात्य प्रदेश, झारखंड को व्रात्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये किस ग्रंथ में चर्चा है इसका? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। तो झारखंड को अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहीं झारखंड को ऋग्वेद में किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहीं झारखंड को कबीर के दोहे में झारखंड के नाम से जाना जाता है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे हम लोग। जिन पुस्तकों में झारखंड को झारखंड नाम मिलता है उसे याद करने का ट्रिक। मेरे प्यारे भाई बहनों जिन जिन पुस्तकों में झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता है उसे याद करने का ट्रिक है, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक है मेरे प्यारे भाई बहनों 13 तारीख को सियाजान अब, है ना, सियाजान अब कबीर के दोहे। 13 तारीख को सियाजान कबीर के दोहे। इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि झारखंड को झारखंड नाम से किन किन पुस्तकों में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों 13 से हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता है। फिर 1 तारीख से हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ में भी झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता है। वहीं एक और तारीख से क्या जाएगा? तारीख ए बंगला, तारीख ए बंगला, इस पुस्तक में भी झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता है। सिया से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों सिया उल मुख्तरीन,
सिया उल मुख्तरीन जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भी झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। उसके बाद जान से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, कबीर से हो जाएगा कबीर, कबीर के दोहे, कबीर के दोहे में भी झारखंड का नाम झारखंड मिलता है ना। उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, अ से हो जाएगा अकबरनामा, अकबरनामा में भी झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। फिर वहीं पर एक छूट गया, यहां पर ये न है ना, और इस न से हो जाएगा नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ट्रिक था झारखंड का नाम झारखंड किन किन ग्रंथों, किन किन पुस्तकों में मिलता है, उसे याद करने का ट्रिक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखेंगे 13 तारीख को सिया जान अब कबीर के दोहे, 13 तारीख को सिया जान अब कबीर के दोहे, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि झारखंड का नाम झारखंड किन किन पुस्तकों में मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताए। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 4, झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया है, झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है। तो पहला ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, दोनों में मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, याद रखेंगे। तो झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वहीं झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां से मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है, याद रखेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण हमको कहां से मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, अधिनियम यहां याद रखेंगे, अधिनियम झारखंड में कब आया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड में कब आया। तो पहला ऑप्शन है 1909 में आया, 1910 में आया, 1911 में आया, 1912 में आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो झारखंड में 1908 में आया था। कब आया था, 1908 में, याद रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड में कब आया, तो 1908 में आया, याद रखेंगे। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस अधिनियम में कुल 271 धाराएं हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं, याद रखेंगे, जिसमें विभिन्न नियम और कानून का प्रावधान किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया, 1908 में आया। इसमें 271 धाराएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के नियम कानूनों की चर्चा की गई है। अगला पॉइंट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं। ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, इसमें कुल 19 चैप्टर है, 19 अध्याय हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो याद रखेंगे 271। पूछ देता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो 19 चैप्टर्स हैं, 19 अध्याय हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो सीएनटी एक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन, छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, ये बात सही है। जनजाति विद्रोहों को नियंत्रित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। जनजाति समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही है। जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, ये भी सही है।
इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें से सभी सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया? पहला ऑप्शन 1949, 1950, 1965, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया? 1949 में लाया गया। कब लाया गया? 1949 में लाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ बातें हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल 9 अध्याय हैं। ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं, 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं वर्णित हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल मिला के 9 चैप्टर्स हैं और 72 धाराएं हैं। याद रखेंगे कितने धाराएं हैं? 72 धाराएं। तो क्वेश्चन पूछता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 72। कितने अध्याय हैं? तो आपको याद रखना है कि 9 अध्याय हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के किस जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के किस जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है रांची, दुमका, सिमडेगा, गुमला। तो इसका सही जवाब होगा दुमका। झारखंड के दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है इस प्रश्न संबंधित बातें। हिजला, हिजला हो जाएगा यहां पर। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो हिजला शब्द है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हिजलोपाइट नामक खनिज से निकला हुआ है ना, जो संथाल परगना के पहाड़ियों में ये खनिज बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट, यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है ना। ये जो हिजला मेला है ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है ना। याद रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है झारखंड के किस जिले से शंख नदी का उद्गम होता है? झारखंड के किस जिले से शंख नदी का उद्गम होता है? पहला चैनपुर गुमला से, दुमका से, लोहरदगा, रांची। तो इसका सही जवाब होगा शंख नदी कहां से निकलती है? तो चैनपुर गुमला से निकलती है। प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। शंख नदी दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। ये जो शंख नदी है, ये शंख नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? शंख नदी। अगला पॉइंट है शंख नदी की लंबाई 240 किलोमीटर है। इसका अपवाह गुमला जिले में है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलती है, ये अपना जल उत्तरी कोयल नदी में जाकर क्या कर देती है? विसर्जित कर देती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है और ये नदी जो बहती है, ये नदी बहती है सिर्फ और सिर्फ गुमला जिले में। कौन? शंख नदी। याद रखेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रश्न संख्या 10। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है लातेहार, पलामू, गढ़वा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लातेहार। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रश्न से संबंधित बातें। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है जो लातेहार जिले में स्थित है ना। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है जो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहां से बन जाएगा, झारखंड के उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ये जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, ये झारखंड के उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। कौन? बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसकी लंबाई 137 मीटर है, 450 फीट है।
इसकी लंबाई कितनी है? तो 137 मीटर 450 फीट इसकी ऊंचाई। किसका? बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। किस नदी पर है? उत्तरी कोयल नदी पर है ना। कहां पर है? तो लातेहार जिले में। कितनी ऊंचाई है इसकी? लंबाई देखिए ना, सॉरी यहां ऊंचाई हो जाएगा भैया, सॉरी ऊंचाई 137 मीटर है ना, 450 फीट है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो क्लास था बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त था। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।